होगा कोविड 19 जब आया था, ये कोविड 19 में इस शब्द का बड़ा उपयोग हुआ था। दैट शब्द वी कैन से क्वारंटाइन, दैट वी कैन से क्वारंटाइन में लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब देखिएगा एक और नॉर्सेट का एमसीक्यू, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं जब जब नॉर्सेट 2022 आपको कहता हूं तो समझ आना वो पेपर का प्रिंट एमसीक्यू है। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर एक इमेज भी मैं साथ में पुट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन कहता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंडिया वन या विन हाउ मेनी मेडल। मतलब ये भी जो कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुआ है 2022 का कॉमनवेल्थ, पहले तो मैं नॉर्सेट का दर्जा दे देता हूं इसको, नॉर्सेट के एग्जाम का दर्जा दे देता हूं। नॉर्सेट 2022 के पेपर का ये एमसीक्यू आपके सामने है। और मैंने कहा था कॉमनवेल्थ गेम की बात करो बच्चों, कॉमनवेल्थ गेम की बात करो। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंडिया कितने मेडल जीती थी, इंडिया जो है वो कितना मेडल जीती थी। लिखा है बच्चों 20 गोल्ड, 18 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज। लिखा हुआ बच्चों 21 गोल्ड, 17 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज। यहां ये भी लिखा है 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। मैंने तीनों मेडल का फोटो भी दिया है। नेक्स्ट मैंने लिखा है 23 गोल्ड, 15 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज। अब आप आंसर पुट करिएगा कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया को कितने मेडल मिले और कौन कौन से मेडल कितने थे। मैंने नंबर्स पूछे और ये नॉर्सेट का एमसीक्यू है, नॉर्सेट के पेपर का क्वेश्चन है। फटाफट आपको आंसर पुट करना है। एबीसीडी में से राइट आंसर कौन सा होगा। बच्चे बी भी लिख रहे हैं, बच्चे सी भी लिख रहे हैं। कॉमनवेल्थ कभी कभी जीके भी पढ़ना चाहिए, नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। और जिसको नो आइडिया है उसको आज के बाद आइडिया हो जाएगा, आज के बाद आइडिया हो जाएगा। और आपका सही आंसर है सी। टोटल मेडल पूछे तो आंसर लिखना 61, 22 गोल्ड। याद रखने का तरीका, आप कौन सा नॉर्सेट लिखने जा रहे हो 2022 का, कौन सा नॉर्सेट लिखने जा रहे हो 2022 का। 22 गोल्ड, आप एक गोल्ड मेडल हो मेरे लिए, जेएनसी के लिए। और आप जिस दिन सेलेक्ट होके आओगे वो सारे मेडल मैं भी काउंट करूंगा, मेरे कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। बट याद रखना 22 गोल्ड आपको याद रखना है, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। 2022 का नॉर्सेट आप दे रहे हो, 2023 में आप ज्वाइन करोगे, 2023 में आप ज्वाइन करोगे। एग्जाम दिया मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने अचीव किया, तो वो आपके गोल्ड मेडल हो गए। और जिस दिन आप ज्वाइन करोगे तो ब्रॉन्ज हो गया। बच्चे 16 क्या सिल्वर, 16 क्या सिल्वर। तो ये क्वांटिटी आपको याद रखना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये कहां कंडक्ट हुआ था। ये बर्मिंघम इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम ने 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये कॉमनवेल्थ गेम जो है ये कंडक्ट हुआ। कभी कभी ऐसा पूछते कि एग्जैक्टली कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो है वो किसने कंडक्ट किए, कौन सी दैट इज वी कैन से किसने, कौन से नेशन ने कंडक्ट किए। तो आप वहां लिख सकते हो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ब्रिंगम देखिए बर्मिंघम इंग्लैंड की ये जगह है जहां पर ये कंडक्ट हुआ। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हिच टाइप ऑफ सैंपल, बड़ा मजेदार एमसीक्यू, व्हिच टाइप ऑफ सैंपल कैन बी यूज्ड टू आइसोलेट पोलियो वायरस अर्लीस्ट। हमें पोलियो वायरस को जल्दी आइसोलेट करना है तो कौन सा सैंपल हमें लेना है, कौन सा सैंपल हमें कलेक्ट करना है, ये एमसीक्यू मैं पूछ रहा हूं। स्टूल सैंपल लोगे क्या पेशेंट का, ब्लड सैंपल लोगे क्या पेशेंट का, देन थ्रॉट सैंपल लोगे क्या पेशेंट का, या सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल लोगे पेशेंट का। प्रियंका डोनेटिंग 40 रुपीज। मैं बता देता हूं बच्चों, जो पोलियो वायरस है ना, जो पोलियो वायरस है और पोलियो वायरस के अलावा जो इकोलाई वायरस बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है और टाइफाइड का पॉजिटिव साल्मोनेला टाइफी। ध्यान से देखना बच्चों, साल्मोनेला टाइफी ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है, इकोलाई भी बैक्टीरिया है, पोलियो, ये तीनों जो है कभी कभी एग्जाम ऐसा पूछेंगे कि आपकी बॉडी में कहां पर होता है, तो आपको आंसर लिखना है इंटेस्टाइन में होता है। कहां होता है, इंटेस्टाइन में होता है। अब आप आंसर लिखिएगा, मैंने जो आपको हिंट दिया है कि ये तीनों बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में, पोलियो वायरस होता है, इकोलाई होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। ये लोकेशन है कि ह्यूमन बॉडी के कौन सा वो ऑर्गन है जहां पर ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लोकेटेड होता है। तो आपके सामने आंसर था इंटेस्टाइन, तो आपका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, स्टूल। मैं बताना चाहता हूं, जब सीएसएफ का बात करें तो पेशेंट को यदि मेनिंजाइटिस है,
तो हमें सीएसएफ का एग्जामिनेशन करना है। पेशेंट को यदि टॉन्सिलाइटिस है या पेशेंट को सोर थ्रॉट है तो हम क्या करते हैं, थ्रॉट कल्चर करते हैं, है ना। और ब्लड कल्चर जो है ये एंडोकार्डाइटिस में कर सकते हैं, सेप्टिसीमिया में कर सकते हैं। ये बहुत सारे कंडीशन है जहां पर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन को हम लोग जो है वो कैरी कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। बच्चों लिखा मैंने, collect at least 2 stool specimen 24 hours apart from the patient with suspected poliomyelitis. Okay, fine. Next मजेदार एमसीक्यू की तरफ ले चलता बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक क्लाइंट, ध्यान से सुनना, एक क्लाइंट acute pancreatitis has a blood pressure 88/40, मतलब पेशेंट को यहाँ पर हाइपोटेंशन है, हार्ट रेट 128, यहाँ पेशेंट को टैकीकार्डिया है, साथ में रेस्पिरेशन रेट 28, यहाँ पेशेंट को हाइपरकैप्निया है, एंड ग्रे टर्नर साइन में तो ब्लीडिंग होता है, फ्लैंक में ब्लीडिंग होता है। ग्रे टर्नर साइन में आपके बॉडी का जो फ्लैंक रीजन है वहां ब्लीडिंग होगा। इस तरीके का यदि पेशेंट आपके सामने है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। तो आप क्या करोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? विच वन इज द करेक्ट? ऑप्शन 4 आपके सामने, आपको एक राइट आंसर पुट करना है। क्या करोगे आप सबसे पहले? बच्चों ऑप्शन ए देखिएगा, असिस द यूरिन आउटपुट। क्या पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करोगे, या पेशेंट को आईवी लाइन एडमिनिस्टर करोगे, या बच्चों पेशेंट को लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन पुट करोगे, या मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इंसर्ट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब? पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा, इन सब सिम्टम को देखते हुए क्या लग रहा है, पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ मतलब पेशेंट का फ्लूइड लॉस हुआ है, और फ्लूइड लॉस हुआ मतलब हमें प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? इस पेशेंट को ट्रीट करने में, व्हेन द पेशेंट डज हैव पैनक्रियाटाइटिस, सिम्टम आपको इंडिकेट करता है, रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग में इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर टर्नल साइन प्रेजेंट है, हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया है, तो क्या करेंगे? फ्लूइड की कमी हुई है, और फ्लूइड की कमी हुई तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी हमारी? इस फ्लूइड की कमी को फुलफिल करना, मतलब वॉल्यूम को रिप्लेस करना होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों? प्लेस द इंट्रावेनस लाइन, दैट इज अ प्रायोरिटी to fulfill fluid deficit. Do you understand everyone? Hypovolemia can cause tachycardia, hypovolemia can cause hypotension, hypovolemia can cause trachypnea, और सारे सिम्टम आपको दिख रहा है। मैं बात बताता हूं बच्चों, कभी कभी आपके पैनक्रियाटाइटिस की बात करते हैं तो ऑटोडाइजेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन कैन कॉज पैनक्रियाटाइटिस, एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अब मैं दिखाता हूं कि ग्रे टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ इमेज आपको दिख रहा है, यहाँ पर पेशेंट का ये फ्लैंक एरिया है, ये लेफ्ट फ्लैंक है, ये राइट है, ये पेशेंट का लेफ्ट फ्लैंक है और ये राइट फ्लैंक है, और फ्लैंक के अंदर आपको दिख रहा होगा ब्लीडिंग की वजह से पैटेची आपको दिख रहा होगा। मैं लिखा ग्रे टर्नर साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक, रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। प्रेडिक्ट सीवियर अटैक ऑफ द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। रिट्रोपेरिटोनियल क्यों बोलते हैं? पैनक्रियाज, किडनी, यूरेटर, These are the located behind the peritoneal cavity. ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होता है, इसलिए इनको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। और पीछे जब ब्लीडिंग होगा, ब्लड कम्स डाउन टूवर्ड्स योर डाउन, और ये फ्लैंक रीजन में आके इकट्ठा हो जाता है। और फ्लैंक रीजन यदि आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, इस साइन का नाम है बच्चों ग्रे टर्नर साइन। नॉर्सेट पूछता है पैनक्रियाटाइटिस का एक एमसीक्यू, और नॉर्सेट कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे बच्चों वो हर एक एमसीक्यू आप तक डिलीवर करूं। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, नो डाउट, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका फोकस उस पर्टिकुलर एमसीक्यू पे भी लेके जाऊं, ताकि आपका सपना पूरा हो। और आपका सपना पूरा होगा, आपके मां बाप का सपना पूरा होगा, तो आपकी जेएनसी भी ग्रोथ करेगी, क्योंकि सिलेक्शन किसी भी इंस्टीट्यूट की सक्सेस की होती है, और सिलेक्शन तब मिलता है जब दोनों हाथ से ताली बजती है। एक हाथ आपका जेएनसी आपके सामने बढ़ा रहा है, दूसरा हाथ आप मेहनत कर रहे हो, जब दोनों हाथ मिलते तो ताली बजती ना, और दोनों हाथ तभी मिलते, मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग फंटास्टिक। इवन मैं बताना चाहता हूं, मेरे जेएनसी ऑफलाइन बैच के बच्चे, क्रैश कोर्स के बच्चे, ऑनलाइन के स्टूडेंट, लाइब्रेरी, क्लासरूम, जहां मौका मिलता है
जब भी देखता हूं, पढ़ते हो, तो सच में दिल प्राउड फील करता है। और यही यही मेरी कोशिश है। ये चेहरे मुझे नॉर्थ सेट के सिलेक्शन के बाद आके कहे, सर आई डिड, मैंने कर दिखाया। और दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। वी आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर विथ योर हैप्पीनेस, विथ योर फैमिली इन जैन गुरुकुल जोधपुर। बस तब तक संघर्ष करना, मेहनत करना बच्चों। सक्सेस की जो पार्टी होगी मिलके करेंगे बच्चों। मैंने यहाँ लिखा है कि ये कहाँ होगा, लास्ट रिब और टॉप ऑफ द हिप के बीच में। मैं साथ में आपको नेक्स्ट साइन के बारे में ही बता देता हूँ बच्चों। ग्रे टर्नर के अलावा एक कुलन साइन होता है, जिसका फोटो भी मैंने आपको दिखाया है। सुपरफिशियल ब्लीडिंग इसमें दिखता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन यहाँ पर भी है, बट ये अम्लाइकल जो है ना, इसके ऊपर और नीचे पेरी अम्लाइकल बोल सकते हैं। और इसका भी रीजन है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इसका भी रीजन है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट नॉर्थ सेट का एमसीक्यू बच्चों। फिर से मैं नॉर्थ सेट का नाम लिख रहा हूं, नॉर्थ सेट 2022 का एमसीक्यू। एक इमेज आपको दिख रहा है, एक इमेज आपको दिख रहा है। इमेज का नाम आइडेंटिफाई करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इन्फेंट इंक्यूबेटर है बच्चों, ये इन्फेंट इंक्यूबेटर है। ये किसका एग्जाम्पल है? आप 4 मेथड पढ़ते हो हीट लॉस का, आप 4 मेथड पढ़ते हो हीट लॉस का, कंडक्शन, कन्वक्शन, इवापोरेशन, रेडिएशन। आपने ये नाम तो सुना होगा, आपने ये नाम तो सुना होगा। मैंने पूछा है इन्फेंट इंक्यूबेटर जो है, ये कौन सा मेथड ऑफ हीट लॉस उसका एग्जाम्पल होगा? क्या ये कंडक्शन का एग्जाम्पल है? क्या ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है? क्या ये इवापोरेशन का एग्जाम्पल है? और क्या मेरे बच्चों रेडिएशन का एग्जाम्पल है? आपको आंसर पुट करना, मैं कम से कम 10 एमसीक्यू बताऊंगा यहां पर। आपको राइट आंसर पुट करना है कि कंडक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है क्या इन्फेंट इंक्यूबेटर, कन्वेक्शन को हो सकता है क्या, इवापोरेशन को हो सकता है क्या, रेडिएशन, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हीट लॉस में पार्टिसिपेट करता है। तो अब आपका आंसर यहां पर मुझे लगातार मिल रहा है कि सर कन्वेक्शन, बिल्कुल मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है इन्फेंट इंक्यूबेटर। एक क्वेश्चन और बनेगा, ध्यान से सुनना। एमसीक्यू क्या बनेगा कि कंडक्शन के द्वारा कितना परसेंट हीट लॉस होता है? क्या कन्वेक्शन के द्वारा कितना परसेंट हीट लॉस होता है? 315। और यहां लिखा हीट एक्सचेंज इन इन्फेंट इंक्यूबेटर। बट एमसीक्यू क्या बनेगा एग्जाम का? इवापोरेशन 22। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैक्सिमम, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मैक्सिमम हीट जो है वो लॉस कौन सा मेथड है? तो आपको आंसर लिखना रेडिएशन। कभी कभी परसेंटेज पूछते हैं तो आपको आंसर लिखना 60%। और आपके पास मिनिमम पूछे कंडक्शन, जो आपका मिनिमम है, मिनिमम हीट लॉस है, क्योंकि हीट लॉस को बोलते हैं थर्मोलाइसिस। आपने एक टर्म सुना होगा थर्मोलाइसिस, एक टर्म सुना होगा मेरे बच्चों, थर्मोलाइसिस सुना होगा, और एक सुना होगा थर्मोजेनेसिस, एक सुना होगा थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है इज अ प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन का ये केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये हीट लॉस का, बट ये फिजिकल प्रोसेस है, दैट इज अ थर्मोलाइसिस। डू यू अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू को पुट करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर रहा हूँ, जो नॉर्थ सेट का एमसीक्यू आपको मिल सकता है, नॉर्थ सेट के एमसीक्यू ग्रुप में आपको मिल सकता है। हियर यू कैन सी एवरीवन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि हेंस एग शेप यूट्रस सीन एट, हेंस के अंडे के शेप का यूट्रस कब सीन होता है? हेंस एग शेप यूट्रस सीन एट व्हेन? At the 12th week of pregnancy, at the 28th week of pregnancy, at the 6th week of pregnancy, at the 8th week of pregnancy. Which one is the correct? Hence egg shape uterus कब सीन होता है? 4 ऑप्शन है, hence egg लिखा हुआ है, उसके शेप का कब होता है? फटाफट आपको आंसर देना। मैं 4 से 5 एमसीक्यू आपको शेयर करने वाला हूं बच्चों। शुक्रिया, शुक्रिया मोहम्मद रशीद। बिल्कुल मिलेंगे ब्लैक वाले गुलाब जामुन के साथ, मिलके करेंगे सेलिब्रेट आप, आपका जेएनसी और ब्लैक वाले गुलाब जामुन, तीनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे बच्चों। 4 ऑप्शन है, बिल्कुल आपने सी लिखा है। आपका जो आंसर है यहाँ एब्सोल्युटली जो है सी राइट आंसर होगा, बिकॉज 6th वीक। मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले चलता हूँ, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक फोटो भी मैंने यहाँ पर पुट किया, मैंने लिखा है कि नॉर्मली प्रेग्नेंट जो मदर होता है उसकी शेप की बात करें तो पायरिफॉर्म हम बोल सकते हैं, जो पियर शेप कहते हैं। नॉन प्रेग्नेंट को जो है पियर शेप ऑर्गन होता है, जिसको हम यूट्रस कहते हैं। ग्लोबुलर 12 वीक के आसपास हम कह सकते हैं।
ओवॉइड जो है वो 28 वीक के आसपास हम कह सकते हैं, स्पेरिकल जो है वो 36 वीक का हम लोग कंसिडर करते हैं। बट मैंने आपसे पूछा है हैंस एग जो है, हैंस के अंडे के आकार का 6 वीक में होता है, और कभी कभी क्रिकेट बॉल वाला भी पूछ लेते हैं बच्चों, जो 8 वीक में, लगभग आप देखोगे क्रिकेट बॉल वाला जो है वो 8 वीक में। देखिए दोनों डिफ्रेंसिएशन देखिएगा, दोनों डिफ्रेंसिएशन देखना बेटा। मैंने 2 पुट किया है, क्रिकेट बॉल लिखा है, हेंस एग लिखा है। नेक्स्ट लिखा है बच्चों साइज ऑफ फीटल हेड 12 वीक। ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट, 6 वीक, 8 वीक और 12 वीक। दैट विल बी आस्किंग योर कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत शानदार एमसीक्यू है। जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हम दें और ट्रायज सिस्टम का कुछ ना पूछे, ट्रायज सिस्टम का क्वेश्चन तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। जैसे मैंने क्या लिखा है, while trising wounded, ध्यान से देखिएगा, while trising wounded from a disaster से कोई पेशेंट आया, आपने देखा वन ऑफ द wounded is not breathing, सांस नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले रहा है, रेडियल पल्स एब्सेंट है, रेडियल पल्स एब्सेंट है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम 2 सेकंड से ज्यादा है, नॉर्मली हम लोग 2 सेकंड तक कंसीडर करते हैं और ये 2 सेकंड से ज्यादा है, does not respond to your command, आप जो भी कमांड दे रहे हो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कौन सा कलर जो है उसको असाइन करेंगे, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक? क्विक आंसर, शुक्रिया सुनील कुमार गिला, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। 4 ऑप्शन है, ग्रीन, रेड, येलो, चारों में से कौन सा? मतलब पेशेंट है वो ब्रीथ नहीं कर रहा, उसका रेडियल पल्स एब्सेंट है, उसको कैपिलरी रिफिलिंग टाइम इंक्रीज है और आपके किसी भी कमांड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्या सही आंसर होगा? ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक। बिल्कुल, मतलब ये पेशेंट जो है इसकी डेथ हो चुकी होगी या इट्स गोइंग टू बी डाई। हम जब भी इमरजेंसी में पेशेंट को लेके जाते हैं ना, तो पेशेंट के स्टेटस के अकॉर्डिंग ट्रायज असाइन किया जाता है कि ये पेशेंट सीवियर है, ये पेशेंट सर्वाइव कर सकता है, ये पेशेंट डाई हो चुका है, इट्स गोइंग टू बी डाई। तो कौन सा कलर कोड मैं बताना चाहता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, ध्यान से देखिएगा। रेड कलर का जो ट्राइज है ये हमेशा इमरजेंसी और इमीडिएट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो क्रिटिकली इल पेशेंट है और जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी, एक पेशेंट आया उसको सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब उसको सबसे पहले जरूरी है कि फ्लूइड को रिप्लेसमेंट करें, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो पेशेंट होगा, द नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग, उसको हम कौन सा कलर देंगे? रेड कलर। क्या देंगे बच्चों? रेड कलर। दूसरा देखिएगा, येलो, अर्जेंट, येलो कलर का ट्राई जो है, क्लाइंट इज नॉट इन इमीडिएट डेंजर बट रिक्वायर केयर, पेशेंट को इमरजेंसी नहीं है बट उसको ट्रीटमेंट चाहिए, केयर चाहिए, तो येलो कलर। मतलब इमरजेंसी में 2 पेशेंट है, रेड और येलो वाला, तो हम फोकस किस पे करेंगे? रेड वाले पे। येलो वाला मतलब थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है बच्चों। नेक्स्ट मैंने लिखा है ग्रीन कलर, जिसको बोलते हैं डिलेड, डिलेड, शुक्रिया कुमारी दीपा। क्लाइंट हु कैन एम्बुलेट care for their own injuries, treatment can be delayed until the critical injury have been treated। मतलब ये पेशेंट जो है इसको हम वेट करवा सकते हैं, इसको हम वेट करवा सकते हैं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ब्लैक वाला जो है, डेड, क्लाइंट विद अ सीवियर इंजरी हु आर एक्सपेक्टेड टू डाई। मैं लिख रहा हूं बच्चों, नॉर्सेट दरवाजा खटखटाएगा यहाँ पर, यहाँ नॉर्सेट आपसे पूछेगा, किसी भी एम्स में आज आप जाते हो ना, तो सबसे पहले आपका ट्रायल सिस्टम से सामना होता है। इवन अपने जोधपुर एम्स में भी आप जाओगे तो इमरजेंसी में जैसे ही आप एंटर करते हो तो राइट साइड में ट्रायल सिस्टम है, आपके पेशेंट की कंडीशन देखी जाएगी, आपको एक कलर कोड असाइन होगा, फिर आप इमरजेंसी में जाओगे और फिर उस इमरजेंसी में आपके कलर कोड के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। तो दैट सिस्टम वी कैन से ट्रायल सिस्टम। और ये डिजास्टर के बाद बहुत कॉमनली यूज होता है, डिजास्टर के बाद बहुत कॉमनली यूज होता है। बिल्कुल कमला जाट, शुक्रिया मेरा बच्चा। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा, ब्रेकिंग न्यूज। बीच में क्लास के बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मिली है। आपने देखा होगा कभी कभी सडनली गुड न्यूज आती है, तो ब्रेकिंग न्यूज फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या है ये ब्रेकिंग न्यूज? दिल थाम के बैठना। मैं हमेशा कहता हूं कि JINC आपके साथ आखिरी सांस तक है। मैं हमेशा कहता हूं कैसे पढ़ना, आपने थियरी बहुत अच्छे से पढ़ा,
आपने एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, आपका रिवीजन भी बहुत सुपर चल रहा है, फिर भी मन में एक टीस होती है कि मैं लास्ट में कैसे रिवाइज करूंगा। फिर भी मन में एक शंका होती है कि लास्ट में सारे सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करूंगा। क्या है कोई तरीका? है ना आपका जैन? कई बार बच्चे ट्रेन में, बस में, एग्जाम देने से पहले शॉर्ट रिवीजन मांगते हैं। क्या है शॉर्ट रिवीजन का तरीका? एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे हुए शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं। क्या है शॉर्ट रिवीजन का तरीका? और मैं हमेशा कहता हूं, है ना आपका जयंसी, आखिरी सांस तक आपके साथ, तो उसका भी बंदोबस्त किया है जयंसी ने। क्या बंदोबस्त है? ब्रेकिंग न्यूज में देखिएगा, ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, नॉर्सेट 2022 में जल्दी रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, बच्चों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लॉन्च कर रहा हूं आपके साथ। 4000 प्लस लाइव फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के साथ ब्रह्मास्त्र पीडीएफ। क्या होगी खासियत? सुनिएगा, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ जिसमें बुलेट्स होंगे, जिसमें पीडीएफ नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन। ये सिर्फ जेएनसी जोधपुर के ऐप पे चलेगा, ना तो शेयर हो सकता है, ना कॉपी हो सकता है, ना किसी और के पासवर्ड से ओपन हो सकता है। इस कोर्स को जेएनसी जोधपुर ऐप पे परचेज कर सकते हैं। वैलिडिटी 6 मंथ की है, बच्चों, और फी नॉन रिफंडेबल है। और आपको कितना पे करना है? आपको 299। क्या होगा इसमें? नॉर्सेट जीएमसीएच चंडीगढ़ जिपमर की परीक्षा के लिए एग्जाम हॉल तक साथ देने वाला लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र। इंग्लिश ओनली, इजी टू अंडरस्टैंड, सभी सब्जेक्ट इसमें होंगे। नेनक्लेक्स इमेज बेस भी होगा, क्लिनिकल पॉइंट ओटी आईसीयू भी होगा, रिसर्च, एजुकेशन, एडमिन, मैथ्स, रीजनिंग और जीके भी होगा। और जेएनसी सिर्फ ऐप में आप पढ़ सकते हैं, याद रखना, आप सिर्फ जेएनसी ऐप में पढ़ सकते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा। और ये वो ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र को पढ़ने का तरीका बता देता हूं। मैं एक वीडियो डिस्प्ले कर रहा हूं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करूंगा। एक वीडियो डिस्प्ले कर रहा हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हियर यू कैन सी। क्या है वीडियो? ध्यान से देखिएगा। क्या है वीडियो? ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखिएगा बच्चों, आप इस वीडियो को देखिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स इस तरीके से ओपन होगा, और डिटेल में आप इस वीडियो के थ्रू जाकर के इस ब्रह्मास्त्र को ओपन कर सकते हो। फोकस इट एवरीवन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आखिरी दरवाजे तक देखिए, ये ब्रह्मास्त्र है बच्चों। इसमें इस ब्रह्मास्त्र को ध्यान से फोकस करिएगा, जहां पर आप पढ़ सकते हो, लिखा है ब्रह्मास्त्र JINC। मैंने इंडेक्स भी बना रखा है, सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, बट याद रखना ये ब्रह्मास्त्र सिर्फ और सिर्फ आपके ऐप पे ही चलेगा, इसका विशेष ध्यान रखना। सिर्फ ऐप पे ही चलेगा, इसका विशेष ध्यान रखना बच्चों। तो सिंपल तरीका है, आप 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम कर सकते हैं, या फिर JINC जोधपुर जो है, इसका ऐप डाउनलोड करके आप इसको बाय कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। ले चलता हूं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एक इमेज आपको दिख रहा है, इस इमेज को आपको फाइंड आउट करना। मैंने एक फोटो दिया है, इस फोटो को फाइंड आउट करिएगा। बच्चों, एक फोटो आपके सामने दिख रहा है, जिसमें एक डिवाइस का मैंने फोटो दिया है। आपको इस डिवाइस का नाम मुझे बताना है। क्विक आंसर पुट करिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवाइस, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? क्या नाम है इस डिवाइस का? क्या बात है। इस डिवाइस का नाम टिम्पेनिक थर्मामीटर आपने लिखा है। इसको हम लोग ऑरल बोल सकते हैं, ऑरल टिम्पेनिक थर्मामीटर। और बता देता हूं, नॉर्सेट का फेवरेट एमसीक्यू है। नॉर्सेट टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछता है, और मैंने लिखा है कि हमें टेम्परेचर कहां से लेना? ईयर से। हमें थर्मामीटर को कहां पुट करना बच्चों? ईयर में पुट करना। यू शुड टेक टेम्परेचर फ्रॉम द ईयर, मेजर थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द ईयर ड्रम। ये आपका कान है, ये आपका ऑडिटरी कैनाल है, ये आपकी ईयर ड्रम है, और इस ईयर ड्रम तक ये डिवाइस हमें अंदर भेजना है। जैसे ये ईयर ड्रम को टच करेगी तो ये ड्यूरेशन जो है लेफ्ट इन अंटिल द बीप,
जैसे ही आप डिवाइस को कान में पुट करोगे और ये जैसे ही आपके ईयर ड्रम को टच करेगा बीप सुनाई देगा, और ड्यूरेशन कितना लगेगा 1 to 3 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा मेरे बच्चों 1 to 3 सेकेंड का ये टाइम लगेगा, और आप फाइंड आउट कर सकते हो दैट टेक्निक द डिवाइस टिम्पेनिक थर्मामीटर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्सेट ने पूछा है, इस डिवाइस का फोटो पूछा है, इस बार और आपसे पूछ सकता है, तो मैंने कोशिश की उसके सराउंडिंग जो भी पूछा जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, एक हार्ट रेट का क्वेश्चन आता है, एक हार्ट रेट का क्वेश्चन आता है, मैंने यहां लिखा है कि एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ द हार्ट रेट। ज्यादातर क्या पूछते हैं कि इन्फेंट जो है, इन्फेंट का हार्ट रेट कितना होता है, 120 से 160। ये एक तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं। बाकी साथ में मैंने टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर और एडोलेसेंट के साथ में अडल्ट भी लिखा है, बट ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट इन इन्फेंट। एक साल के बच्चे की हार्ट रेट कई बार पूछा हुआ है, तो एक साल के बच्चे की हार्ट रेट आपसे पूछे तो आपको आंसर लिखना सर 120 to 160, 120 to 160 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बच्चों लास्ट में एक गुड न्यूज और दूंगा, ध्यान रखना, जो आपका दिल को और खुशी देगा। वो गुड न्यूज क्या होगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, यहां पर आपको आंसर पुट करने की जरूरत नहीं, सब याद रखना है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल रूट। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, कौन सा वो डिजीज है जो सेक्सुअल रूट के थ्रू ट्रांसफर होता है, सेक्सुअल रूट के थ्रू ट्रांसफर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल रूट। ऑप्शन में लिखा हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन में लिखा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी लिखा है, बोथ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दोनों हो सकता है, और साथ में लिखा है मैंने ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट है। क्विक आंसर पुट करना, क्विक आंसर पुट करना। मैंने हेपेटाइटिस का लिखा है, आपने देखा होगा हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। आपको ये भी पता है ए और ई जो है ये एंट्रल रूट के द्वारा स्प्रेड होता है, एंट्रल रूट के द्वारा स्प्रेड होता है। दूसरा आपको ये भी पता होगा बी सी डी जो है ये ब्लड के द्वारा स्प्रेड होता है, ये ब्लड के द्वारा स्प्रेड होता है। अब आप मुझे आंसर पुट करिएगा कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। देखिए बच्चों जल्दीबाजी मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। मैंने पूछा है कि कौन सा ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, सेक्सुअल रूट के थ्रू, तो आपको आंसर लिखना है ए और बी ऑप्शन। मतलब सीधा है, आपको आंसर लिखना है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है ये दोनों सेक्सुअल रूट के थ्रू ट्रांसफर होता है। और यहां लिख रहा हूं नॉर्सेट, यहां लिख रहा हूं बच्चों नॉर्सेट का एमसीक्यू बन सकता है यहां से हेपेटाइटिस से। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, क्वेश्चन आया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस। जैसे आप पढ़ते हैं ना एचआईवी, आप पढ़ते हो कोविड-19, आप पढ़ते हो कोविड-19, इन दोनों को हम हमेशा क्या कहते हैं बच्चों, आरएनए वायरस। क्या कहते हैं, आरएनए वायरस। तो आपसे पूछेंगे हेपेटाइटिस बी कौन सा वायरस है, तो आपको आंसर लिखना मेरे बच्चों डीएनए वायरस। एक और बात का ध्यान रखिएगा, एक और बात का ध्यान रखिएगा, जब आप एम्स में सेलेक्ट हो जाओगे और एम्स में सेलेक्ट होने के बाद आप हेल्थ वर्कर बन जाओगे, और हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन होता है, और वो वैक्सीनेशन क्या होगा, वो भी मेरे बच्चों हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हेल्थ वर्कर को कौन सा हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन करवाया जाता है, तो वहां पर भी आपका आंसर बी होना चाहिए मेरे बच्चों। आपसे पूछे कौन सा हेपेटाइटिस है जिसका वायरस जो है वो डीएनए है, तो आपका आंसर यहां पर भी बी होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं और आपके पास आंसर होना चाहिए मेरे बच्चों इस तरीके के एमसीक्यू का, दैट यू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन दे देता हूं नॉर्सेट के पेपर से सीधा, सीधा नॉर्सेट के पेपर से क्या एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हियर यू कैन सी, इमेज आपके सामने, एक इमेज आपके सामने, और मैंने यहां लिखा है फाइंड आउट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना, आपको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना, क्या नाम है। नॉर्सेट का एमसीक्यू है, प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ भी है। शुक्रिया अनु कश्यप। 4 ऑप्शन पुट करने से पहले सीधा आंसर मांगना चाहता हूं आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवाइस, क्या नाम है इस डिवाइस का, क्या नाम है मेरे बच्चों इस डिवाइस का। तो मैं आंसर पुट कर देता हूं,
गामा नाइफ और स्टीरियोटैक्टिक डिवाइस, गामा नाइफ और स्टीरियोटैक्टिक डिवाइस ट्रीट ट्यूमर। यदि आपके ब्रेन में ट्यूमर है तो ट्यूमर को ट्रीट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है तो ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं। हम इसके द्वारा बायोप्सी भी करते हैं, हम इसके द्वारा रेडिएशन थेरेपी भी डिलीवर करते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स भी डिलीवर कर सकते हैं। दैट डिवाइस वी कैन से स्टीरियोटैक्टिक डिवाइस या गामा नाइफ। और मैं हिंट दे रहा था, नॉर्सेट ने पूछा है, हेलो वेस्ट नहीं है मेरा बच्चा, हेलो वेस्ट नहीं है। मैंने कहा था शुरू में मैंने कहा था गलत आंसर मत पुट करना, नहीं आए तो वेट करना। डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर माय लविंग फाइटर्स। गलत नहीं लिखना है, हमें नहीं पता तो हमें वेट करना है, तब तक वेट करना जब तक उसका राइट आंसर ना आ जाए। बट यदि आप गलत आंसर लिखोगे ना, दैट इज अ मच डेंजरस और आपको बैड हैबिट डेवलप कर देगा। इसको और अच्छे से आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर गामा नाइफ डिवाइस, ये वो गामा नाइफ डिवाइस है। इसके द्वारा हम रेडिएशन को डिलीवर कर सकते हैं, हम बायोप्सी की सैंपल ले सकते हैं, हम फिक्स उस पॉइंट पे ओपनिंग क्रिएट करते हैं आपके स्कल में, और उसके थ्रू हम सेल को रिमूव कर सकते हैं, टिश्यूज को रिमूव कर सकते हैं, वहां रेडिएशन और कीमोथेरेपी को हम डिलीवर कर सकते हैं। द डिवाइस वी कैन से स्टीरियोटैक्टिक डिवाइस। और ये नर्वस सिस्टम में ब्रेन ट्यूमर में कॉमनली हम यूज करते हैं। ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट, आपने सुना ग्लियोमा इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर, दैट इज अ ग्लियोमा को मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, जो ग्लिया सेल का ट्यूमर होता है। तो दैट डिवाइस वी कैन से स्टीरियोटैक्टिक और गामा नाइफ। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? तो बताएं मुझे एक बार, बनोगे नर्सिंग ऑफिसर्स? बनोगे नर्सिंग ऑफिसर्स से हर हाल में बनेंगे सर। जिद्दी बन जाओ, नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए अपनी किसी भी परिस्थिति से सैक्रिफाई क्यों ना करना पड़े, हमें झुकना नहीं है, हमें मेहनत को झुकाना है। इतनी मेहनत करना है कि कोई भी डाउट, कोई भी ऐसा एमसीक्यू ना हो जिसका आंसर आपके पास ना हो, और आप महसूस करना शुरू कर दीजिएगा कि आप नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं। डरने का नहीं बच्चों, डराने का। अब वक्त झुकने का नहीं, अब वक्त कुछ करने का है। और ये वक्त इंडिकेट कर रहा है कि आप जिस तरीके से आज 4000 प्लस लाइव बच्चे कंसिस्टेंटली यदि क्लास को वॉच करें पिछले 1.5 घंटे से, तो अब नॉर्सेट दूर नहीं है। अब नॉर्सेट तक हम पहुंच गए, बस चाबी से दरवाजा खोलना बाकी है, और वहां वो भी हम करके दिखाएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक एमसीक्यू आपके सामने जिसमें pH 7.45 लिखा है, PaCO2 जिसमें जो है वो 50 लिखा है, HCO3 जो है वो 30 लिखा हुआ है। तो आपको पूछा है कि कंडीशन क्या यह मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फुल्ली कंपनसेट है, क्या ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस फुल्ली कंपनसेट है, क्या ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियल कंपनसेट है, और क्या ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेट है। बच्चों मैं पहली बात तो आपको बता देता हूँ, यदि पीएच की बात करें तो आपकी ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 से 7.45 है। यदि PCO2 की बात करें तो नॉर्मली 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। यदि मैं HCO3 की बात करूं तो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये तीनों पैरामीटर मैंने यहाँ पर दे दिया है। इधर मैंने आपसे एमसीक्यू पूछा है, एमसीक्यू में क्या देखना है, एमसीक्यू में देखना है कि पीएच जो है वो कहीं न कहीं नॉर्मल तो है, बट ये इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज की तरफ। PCO2 जो है ये एबनॉर्मल है, HCO3 जो है ये एबनॉर्मल है। एक बात तो क्लियर कर लीजिएगा, यदि पीएच बढ़ रही है तो ये कहीं न कहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी एसिडोसिस तो नहीं होगा। एक यहाँ पर एसिडोसिस का ऑप्शन है, इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया है। एसिडोसिस कब कहेंगे? जब पीएच कम होगा, जब पीएच कम होगा। दूसरा पीएच जो है, मैं हमेशा कहता हूं पीएच का बेस्ट फ्रेंड कौन है? HCO3। पीएच बढ़ेगा HCO3 बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा HCO3 बढ़ेगा, और पीएच कम होगा तो PCO2 बढ़ेगा। बच्चों देखिए, तो डेफिनेटली यहाँ पीएच बढ़ रही है, HCO3 भी बढ़ रहा है। तो पहली बात तो आप पता चल रहा है यह मेटाबॉलिक है, तो यहाँ रेस्पिरेटरी को हमने बाहर कर दिया, रेस्पिरेटरी को हमने बाहर कर दिया। दूसरा फुल्ली कंपनसेट पार्शियल में डिफरेंस क्या है? पार्शियल का मतलब होगा तीनों वैल्यू एबनॉर्मल हो, तीनों वैल्यू एबनॉर्मल को पार्शियल कहेंगे। और जब पीएच नॉर्मल है और साथ में दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है तो पार्शियल नहीं होगा, वहां कंपनसेट होगा। और कौन सा कंपनसेट होगा? अब आपको आंसर पुट करना है।
कि आपका सही आंसर क्या है? दैट इज ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आपको मैंने हिंट दिया, पीएच के अगेंस्ट पीसीओ2 होना चाहिए ना, पीएच के अगेंस्ट। गलत आंसर जा रहा है, गलत आंसर जा रहा है। मैं हिंट देता हूं, आप पीएच है और आपका दोस्त HCO3 है, आप पीएच है, आपका दुश्मन पीसीओ2 है। यदि आप इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका दुश्मन डिक्रीज हो रहा है, यदि आप इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका दोस्त भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब सीधा, यदि पीएच जो है गोइंग टू बी राइज तो साथ में HCO3 भी तो बढ़ रहा है। ये नॉर्मली 22 से 27 आपको कहा था, या तो 30 है, और ये भी बढ़ा, बट ये दोनों साथ नहीं बढ़ सकते, बट रेस्पिरेटरी तो बाहर हो गया, विच इज द करेक्ट वन। इसका मैकेनिज्म मैं आपको नोट करवा देता हूं, मैंने लिखा है यहां पर, मैंने लिखा मेरे बच्चों मैकेनिज्म है कि यदि पीएच नॉर्मल है और ये दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, यही देखिए पीएच नॉर्मल है और साथ में ये दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, इसका मतलब ये मैकेनिज्म कंपनसेट है। इसका मतलब ये मैकेनिज्म क्या है? कंपनसेट है। साथ में पार्शियल, मैंने कहा तीनों एबनॉर्मल है, पीएच भी एबनॉर्मल है, पीसीओ2 भी एबनॉर्मल है, HCO3 भी एबनॉर्मल है, तो हम कहते हैं पार्शियल कंपनसेट। और जब पीएच एबनॉर्मल है, दोनों में से एक एबनॉर्मल है, वो अनकंपनसेट होता है, वो अनकंपनसेट होता है। तो ये गलतियां नहीं करो मेरे बच्चों, ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, ये गलतियां यहां अलाउ नहीं है, ये गलतियां अलाउ नहीं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिकॉज वी आर इज ऑन फायर। हम नॉर्सेट के ट्रैक पे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और यहां पर आपकी ये गलतियां जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओनली आई वांट योर राइट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट वन देखिएगा, बहुत मजा आ रहा है एमसीक्यू। फिर लिख देता हूं नॉर्सेट लिख रहा हूं, नॉर्सेट 2022। धीरे धीरे पूरा पेपर आप तक पहुंच जाएगा, हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ में। मेरे बदमाश बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक इमेज दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है एनीमोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर व्हाट। और ये इंस्ट्रूमेंट जो दिख रहा है ये एनीमोमीटर, और इसी का पर्पज पूछा है कि एनीमोमीटर का यूज क्या है, एनीमोमीटर का यूज क्या है, यही तो आपसे पूछा मैंने, यही तो आपसे पूछा है। क्या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं? क्या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में यूज करते हैं? क्या स्पीड ऑफ विंड को मेजर करने में यूज करते हैं? या स्पीड ऑफ रेन, बारिश की स्पीड को मेजर करने में यूज करते हैं? और ये नॉर्सेट का एमसीक्यू है, नॉर्सेट 2022 का एमसीक्यू। अब आपको आंसर पुट करना है कि इसका सही आंसर क्या है। मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, या स्पीड ऑफ रेन। देखिए विंड को हम क्या कहते हैं? हवा। अब थोड़ा समझ में आया होगा, हवा की स्पीड का पता लगाना होता है, किसका स्पीड का पता लगाना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपको आंसर पुट करना बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने जो आंसर यहाँ पर दिया दैट इज अ विंड, हवा। मैं आपको चारों का पर्पस बताऊंगा, चारों के डिवाइस के नाम बताऊंगा, क्योंकि हमें नॉर्सेट का दरवाजा खोलना है, चाबी अपने पास है, मेहनत हम कर रहे हैं। तो आपके सामने स्पीड ऑफ विंड आपका सही आंसर है। तो जब मैंने यहाँ अदर जो ऑप्शन पुट करा तो उनकी डिवाइस के बारे में बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें किसका यूज करना? बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मॉनिटर करना है तो बैरोमीटर का यूज करना। अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना बच्चा, नॉर्सेट का एमसीक्यू है, दैट यू कैन सी। बैरोमीटर विल यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि आपसे पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो याद रखना थर्मोमीटर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बच्चों तो थर्मामीटर का यूज करना है, क्यों? टेम्परेचर चाहे ह्यूमन बॉडी हो तो यहाँ अलग थर्मामीटर होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करने का थर्मामीटर अलग होता है। तो ये भी आपको आंसर पुट करना है। और आपसे यदि बारिश के बारे में बात कर ही ले तो स्पीड ऑफ रेन जो है टिपिंग बकेट रेन सिमंस गॉज,
एक डिवाइस दिख रही है, एक डिवाइस दिख रही है जिसका नाम है टिपिंग बकेट रेन सिमंस गॉज, और ये स्पीड ऑफ रेन को मेजर करने में यूज करते हैं। स्पीड ऑफ रेन, ये अलग अलग 4 डिवाइसेस मैंने पुट किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थर्मामीटर, स्पीड ऑफ रेन, टिपिंग बकेट रेन सिमंस गॉज। अब तो नॉर्थ सेट वाले कहां पूछेंगे, जेएनसी के बच्चों ने सब पढ़ लिया और बराबर पढ़ते जा रहे हैं। एक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको मिल रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये मैराथन क्लास है और मैराथन क्लासेस में जबरदस्त एमसीक्यू आपको देने वाला हूं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बीच बीच में शेयर करते रहिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं वो ऊर्जा, वो भनक, वो आग भर जाएगी कि अब तो देखो नॉर्थ सेट की खेर नहीं है। नॉर्थ सेट जो है अब मुट्ठी में होगा क्योंकि आपके नॉलेज को सिर्फ रिव्यू कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे आपसे फोकस करवा रहा हूं और आप लगातार उसको फोकस करें। दैट इज अ वे हाउ टू रन टुवर्ड्स योर सक्सेस और ये आपकी सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले रास्ता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स क्वेश्चन क्या कहता है, मजेदार एमसीक्यू अगेन। Which of the stage, देखिए, which of the following stage is the stage of excitement? Stage of excitement in a stage of anesthesia. भाई नॉर्थ सेट का एमसीक्यू और एनेस्थेशिया का क्वेश्चन ना हो, ये कैसे हो सकता है? नॉर्थ सेट लव टू इमरजेंसी आईसीयू बहुत मोहब्बत करता है और मैं आपको बता देता हूं इसी क्लास में आपको बता देता हूं टुमारो ऑनवर्ड 10:30 AM से आप सबके प्यारे लाडले आरसी कुमावत सर जो है ये इमरजेंसी नर्सिंग की क्लास लेने वाले बच्चों, ओटी की क्लास लेने वाले, आईसीयू की क्लास लेने वाले। इसी चैनल पे कल सुबह 10:30 बजे ओटी आईसीयू इमरजेंसी की क्लास स्टार्ट हो रही है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस के लिए। ये फ्री क्लास होगी आरसी कुमावत सर के द्वारा। बस ये गुड न्यूज आप अडॉप्ट करिएगा। मैंने कहा था ना बच्चों, नॉर्थ सेट तक छोड़ने वाला नहीं हो, इसलिए जहां जो चाहिए वो भी आपको मिल रहा है आरसी कुमावत सर के द्वारा। कल सुबह 10:30 बजे, कल और परसों ये क्लास होगी और कल सुबह 8 बजे लाइव होगा बच्चों फ्रॉम क्रैश कोर्स बैच। जेएनसी के ऑफलाइन क्रैश कोर्स बैच से सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये क्लास चलेगी बच्चों, याद रखना। तो कल का शेड्यूल अब परमानेंट आपको डेली 4 घंटे की क्लास मिलने वाली है। इसी चैनल पे फ्री क्लास मिलेगी 4 आवर डेली मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और 4 घंटे की क्लास में डेली आपको सुबह मिलेगा 8 बजे से 10 बजे, डायरेक्ट लाइव होगा क्लासरूम से। और ये क्रैश कोर्स का जो बैच है उस क्रैश कोर्स की थियरी क्लास होगी और 10:30 से लेकर के 12:30 तक जो है ये इमरजेंसी नर्सिंग की क्लास होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसलिए मैंने कहा था ना, जैसे जैसे नॉर्थ सेट आएगा हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहां लिखा है कल आप सुबह 8 बजे से लेके 12:30 तक इसी चैनल पे आपको रोजाना क्लास मिलेगी बच्चों। सुबह 8 बजे से आपको तैयार हो जाना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट इन द स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया? स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। अब आपको आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्विक आंसर। आपने स्टेज सेकंड लिखा था बच्चों ने, मैं बता देता हूं, चारों स्टेज के बारे में जिक्र करूंगा। सेकंड को हम कहते हैं एक्साइटमेंट और डिलीरियम का स्टेज होता है। ये एनेस्थेसिया की बात करें और हमेशा जब भी किसी पेशेंट को एनेस्थेसिया की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और द स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया, मैं शॉर्टली बता देता हूं। हम स्टेज फर्स्ट की बात करें, इसको कहते हैं इंडक्शन। अर्लीस्ट स्टेज है, लास्ट फॉर्म व्हेन योर फर्स्ट टेक मेडिकेशन अंटिल यू गो टू स्लीप। ड्रग आपने लिया, एनेस्थेटिक एजेंट आपको दिया और आप नींद में चले गए, ये फर्स्ट स्टेज है। ये कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग आपको देते हैं तो दैट वी कैन से इंडक्शन, इंड्यूस करवाया जा रहा है। दूसरा स्टेज सेकंड में अभी आपको बताया एक्साइटमेंट और डिलीरियम का है। स्टेज थर्ड जो है वो सर्जिकल एनेस्थेसिया का बच्चों, मतलब अभी आपको ऑपरेशन के लिए तैयारी करनी है। और स्टेज फोर्थ जो है वो ओवरडोज हो सकता है, मतलब टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो कभी कभी पर्टिकुलर स्टेज के बारे में आपसे पूछेंगे, आपके पास चारों स्टेज का मीनिंग होना चाहिए।
आपके पास चारों स्टेज का मीनिंग होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज इंडक्शन है, ड्रग देने से लेके नींद आने तक। सेकंड स्टेज जो है वो मैंने आपको बताया एक्साइटमेंट और डिलीरियम का। थर्ड सर्जरी, और फोर्थ दैट इज ओवरडोज। ओवरडोज बच्चों याद रखिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट वन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट डिवाइस आपको दिख रही होगी, और एज यूजुअल इस डिवाइस का नाम मैंने आपसे पूछा है। हमने एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में शॉर्टली पढ़ा था। और उसके बाद मैं यहाँ लिखा हूं कि बच्चों आइडेंटिफाई करना इस इंस्ट्रूमेंट को। ये इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम क्या, ये क्विक आंसर के रूप में आपको पुट करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। फटाफट आपको आंसर पुट करना बच्चों। और ये नॉर्सेट में पूछा हुआ एमसीक्यू है, रिपीटेटिव एमसीक्यू बच्चों, दोबारा पूछा जा सकता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हाँ बिल्कुल निकिता, स्टेज 4 इज अ मच डेंजरस। स्टेज फर्स्ट वी कैन से एनालिसिस, या बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते बेटा, एब्सोल्युटली राइट आंसर है। जिन्होंने यहां पर लिखा है दैट एग्जैक्टली आंसर मैनोमीटर, इसको हम ईटी कप प्रेशर मैनोमीटर बोलते हैं बच्चों। एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो प्रेशर है, कप प्रेशर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एमसीक्यू पूछा था, उस प्रेशर को मॉनिटर करने वाला डिवाइस है। इंजेक्ट करते जब वॉल्यूम हम 2 से 4 ml यूजुअली कप को इन्फ्लेट करने के लिए, जब हम एयर को इंजेक्ट करते हैं तो 20 to 30 सेंटीमीटर H2 जो है ये प्रेशर फाइंड आउट होता है। प्रेशर को मॉनिटर करने वाले डिवाइस का नाम है ईटी कप प्रेशर मैनोमीटर। और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, ये इमेज बेस्ड एमसीक्यू बनता है नॉर्सेट के पेपर में। क्या रहना है, ईटी कप मैनोमीटर, द डिवाइस विल यूज टू मेजर प्रेशर बच्चों। और नॉर्मली मैंने लिखा है कि 20 to 30 सेंटीमीटर H2 हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगला एमसीक्यू क्या कहना चाहता है बच्चों, मजेदार एमसीक्यू, और लिख रहा हूं यहां पर फिर से नॉर्सेट, क्योंकि आपका जेएनसी जो है अपडेट कंटेंट के बारे में जाना जाता है कि कहीं पर भी नर्सिंग प्रोफेशन में अपडेट कंटेंट कहां मिलेगा, जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। एक और नया एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ, एक वर्ड लिखा बच्चों, ऑफ न्यू आरएस, और न्यू ओआरएस में रॉन्ग है। मतलब मैं 4 आंसर पुट कर रहा हूं कि वो कौन सा कंपोजिशन है न्यू ओआरएस का जो गलत है। अभी ओआरएस के कंपोजिशन में वेरिएशन आपने सुना होगा, क्या चेंजेस किया है वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैंने लिखा है NaCl 2.6 ग्राम पर लीटर, KCl 1.5 ग्राम पर लीटर, ग्लूकोज 13.5 ग्राम पर लीटर। देन मेरे बच्चों टोटल ऑस्मोलरिटी 300 मिलीमोल पर लीटर। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि न्यू ओआरएस का जो कंपोजिशन आया है, उस न्यू ओआरएस के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू गलत है, कौन सी वैल्यू रॉन्ग है। ये मेरा एमसीक्यू आपसे कि न्यू ओआरएस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग चारों में से कौन सी वैल्यू गलत है। दैट आई आस्क फ्रॉम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ये आपसे पूछ रहा हूं। आप डी लिख रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है यहाँ पर, एब्सोल्युटली फाइन है। टोटल जो ऑस्मोलरिटी है ये मैं बताना चाहता हूं कि ये अभी लगभग 245 तक हो गई, और 300 जो है पहले थी, तो ऑस्मोलरिटी को घटा दिया। और ये चेंजेस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने एक इमेज पुट किया, इसमें मैं लिखा है टोटल ऑस्मोलरिटी 245। आप ओआरएस के पैकेट में देखोगे, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 245। ये ओआरएस का पैकेट है, इलेक्ट्रोड का पैकेट है, जहां जो नॉर्मली अभी जो कंपोजिशन है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो 2.6 ही मिला, ग्लूकोज 13.5 ही मिला, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ही था, और सिट्रेट डिहाइड्रेट में नहीं लिखा था 2.9 है, बट अभी टोटल ऑस्मोलरिटी है वो 245 कंसीडर करते हैं, 245। और आपने उस क्वेश्चन में देखा था 300, तो वो एक कंटेंट, एक कंपोजिशन गलत था, याद रहेगा। बिल्कुल अराउंड वी कैन से 245 वी कैन कंसीडर। और ये तो होता ही है, ऑस्मोलरिटी जो है अब कम कर दी, जिससे थोड़ा और ये इफेक्टिव वे में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 245 बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन, एक और अपडेट इंफॉर्मेशन का एमसीक्यू, ध्यान से देखिएगा। एक महिला आपको दिख रही है, और
मैंने पुट किया है कि हु इज एडीजे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ नर्सिंग, एडीजे लिखा मैंने, नर्सिंग डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है ये महिला, कौन है जिसको एडीजे बनाया? एडीजे बनाया बच्चों, ये नॉर्सेट में पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्सेट अपडेट जो जितना भी कंटेंट है वो नॉर्सेट पूछता है। हु इज द एडीजे ऑफ नर्सिंग डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अरे मेरा बच्चा, रीवा द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। शुक्रिया रामलाल गुदारा। तो ऑप्शन आपका आएगा डॉक्टर रति बालचंद्र, डॉक्टर रति बालचंद्र। शी इज ए एडीजे। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, नॉर्सेट का एमसीक्यू है ये नॉर्सेट 2022 का एमसीक्यू है। डॉक्टर रति बालचंद्रा, शी इज एडीजे ऑफ नर्सिंग, एडीजे ऑफ नर्सिंग, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब इट्स ओके, आइडिया नहीं था तभी तो हम इस मैराथन क्लास में एक साथ शामिल हुए ना बच्चों। तो ये शब्द याद रखना, याद रखना बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, नॉर्सेट का पेपर आपके सामने आ रहा है। डॉक्टर रति बालचंद्रा, शी इज एडीजे ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ये नर्सिंग प्रोफेशन की एडीजे, याद रहेगा ना? रति मैडम याद रखना, रति मैडम, शी इज एडीजे, याद रखिएगा बच्चों। शुक्रिया रूबी। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ओबीजी का। नकल ट्रांसलूसेंसी स्क्रीनिंग जो है वो कब करते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों। नकल ट्रांसलूसेंसी screening should be done between when was 6 to 10 week, 11 to 14 week, 14 to 18 week और 20 to 22 week। नॉर्सेट याद कर सकता है बच्चों, यहां पर नॉर्सेट आपको याद कर सकता है इस एमसीक्यू में। नकल ट्रांसलूसेंसी स्क्रीनिंग शुड बी डन बिटवीन, कब करते बच्चों, कब करते? मैंने लिखा है 11 to 14 वीक, 11 से 14। बिल्कुल राकेश कुमार प्रिंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल हेमंत कुमावत, 11 से 14 वीक का। मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में ले चलता हूं। एक नकल ट्रांसलूसेंसी का क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। क्या एमसीक्यू बन सकता है, मैं शॉर्टली आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं। अल्ट्रासोनोग्राफी से जब हम फीटल के एनोमलीज को देखते हैं, तो नकल ट्रांसलूसेंसी जो है अल्ट्रासाउंड से हम लोग 11 से 14 वीक में तो पता कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है that we can say नकल ट्रांसलूसेंसी जो है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं लगभग 11 से 14 वीक में। बट यदि ये इंक्रीज है, मतलब ये तो नॉर्मल था, और यदि ये इंक्रीज है बच्चों, यदि ये इंक्रीज है और इसका डायामीटर मोर देन 3 mm है, मतलब 3 mm से ज्यादा है, 3 mm से ज्यादा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा क्रोमोसोमल होगा वो भी मैं बताऊंगा। ये नॉर्सेट 2022 का एमसीक्यू है। नकल ट्रांसलूसेंसी नॉर्मली 11 से 14 वीक में डिटेक्ट करते हैं, और ये यदि 3 mm से ज्यादा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि पेशेंट को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। ट्राइसोमी 20 जिसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, ट्राइसोमी 20 के बाद क्रोमोसोमल जो है ट्राइसोमी 18 जिसको एडवर्ड्स सिंड्रोम बोलते हैं, ट्राइसोमी 13 जिसको पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं, और मेरे बच्चों टर्नर सिंड्रोम लिखा हुआ बच्चों। बट ट्राइसोमी 21 को डाउन बोलते हैं बच्चों, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और याद रखना सभी ऑप्शन दिया होता है तो डाउन सिंड्रोम सही करना है। डाउन सिंड्रोम वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, यदि सभी आंसर सही दिया हुआ है तो हमें डाउन सिंड्रोम को करेक्ट करना। इसका दूसरा नाम है ट्राइसोमी 21। इसमें कॉमनली फाइंड आउट होता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो ये क्वेश्चन आएगा, ये नॉर्सेट 2022 के पेपर का एमसीक्यू आएगा बच्चों। इसीलिए नकल ट्रांसलूसेंसी को आपको हिंट देना है। और नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम में जोधपुर एम्स ने इसको पूछ रखा है, तो दिल्ली एम्स का भी मन कर रहा है, दिल्ली एम्स का। शुक्रिया स्मृति, अनु सर ऑलवेज रॉकिंग, कुमावत सर ऑलवेज रॉकिंग, अली सर, श्री सर, पालीवाल सर, all they have very good knowledge,
जिन्होंने JINC के इस पिलर को मजबूती दी है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक देने में उन सबका योगदान है बच्चों। नेक्स्ट अगेन देखिएगा एक इमेज दिया हुआ है। अब एक इमेज दिया हुआ इंपॉर्टेंट MCQ बच्चों, इस इमेज को ध्यान से देखने की कोशिश करना। इमेज को ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्या बोल सकते हैं? फाइंड आउट इट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। व्हाट इज द नेम ऑफ इमेज? व्हाट इज द नेम ऑफ इमेज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? क्या बात है, शुक्रिया गामनी। तभी तो कहते हैं JNC है तो भरोसा है, JNC है तो क्वालिटी है, JNC है तो सिलेक्शन है और JNC है तो मुमकिन है। फॉलिस कैथेटर आप लिख रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही है। मैं टू वे इनवेलिंग कैथेटर की बात कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये आता है, कि कोड टिप कैथेटर, दिस इज योर कोड टिप कैथेटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। टू वे इनवेलिंग बोल सकते हैं, फॉलिस कैथेटर बोल सकते हैं, इवन रिटेन्ड कैथेटर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक थ्री वे भी आता है, जो कंटिन्यू ब्लेडर इरिगेशन हम यूज करते हैं, जहां पर हम सब्सटेंस यूज करते हैं ग्लाइसरीन हम यूज करते हैं। तो ये जो है एक कोड टिप कैथेटर के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने यहां मेंशन किया है, कॉमनली यूज पेशेंट विद द एनलार्ज प्रोस्टेट। और बता देता हूं बच्चों, अडल्ट में यदि मेल अडल्ट में आप लगा रहे हो कैथेटर तो आप याद रखना बच्चों 12 to we can say 14 to 16, 14 to 12 to 14 फ्रेंच का, और फीमेल में यदि आप लगा रहे हो तो 14 to 16 फ्रेंच का, बच्चों में आप लगा रहे हो तो 6 to 8 फ्रेंच का। ये इस कैथेटर की अलग अलग साइज आती है, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ओके फाइन, नेक्स्ट एक और बात बताता हूं आपको, बता दो बच्चा, नॉर्सेट जो है मसल्स का MCQ जरूर पूछता है, वो क्वेश्चन क्या होगा, मैंने कोशिश की कि उससे बाहर नहीं मिले। मसल और या मस्कुलर सिस्टम का एक क्वेश्चन जो है और नॉर्सेट ने हर पेपर में पूछा है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी पूछा सकता था। तो क्या होगा ये देखिएगा, आपके सामने एक रेड कलर की मसल्स दिख रही है, ये एक मसल्स दिख रही है रेड कलर की। बस आप इसका नाम बता दें बच्चों, फिर मैं आपको सारे बनने वाले MCQ बता सकता हूं। आप इसको नाम बता दीजिए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्विक आंसर, ऑलमोस्ट जो है फाइंड आउट करना बच्चों, बिल्कुल। बॉक्सर मसल्स बच्चे लिख रहे हैं, बॉक्सर। देखिए बॉक्सर मसल जो है दैट वी कैन कंसीडर, इसको हम बोल सकते हैं सीरेटस एंटीरियर। जो रेड कलर दिख रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सीरेटस एंटीरियर। द ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट टू 8 रिब्स, मतलब ये फर्स्ट रिब से लेके 8 रिब्स तक ये ओरिजिनेट होता है, और इस मसल्स का नाम है बच्चों सीरेटस एंटीरियर। इवन आप इसको बॉक्सर मसल्स बोल सकते हैं। जब आप बॉक्सिंग करोगे ना, दैट मसल्स वर्क माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट कभी कभी बॉक्सर मसल्स का नाम पूछेंगे, कभी कभी सीरेटस एंटीरियर मसल्स, कौन सी मसल, ऐसा पूछा जा सकता है। मैंने लिखा है मसल ऑफ हनीमून, टेलर मसल, ये सार्टोरियस का दूसरा नाम है। मसल ऑफ हनीमून भी बोलते हैं सार्टोरियस को, टेलर मसल्स भी बोलते हैं। एक और मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर सार्टोरियस मसल्स का, कि दैट इज द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। आपकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस है, और ग्लूटियस मैक्सिमम को हम लार्जेस्ट मसल्स बोलते हैं। और ये दोनों MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम भी नॉर्सेट का एक फेवरेट सिस्टम के रूप में जहां से क्वेश्चन बन सकता है। सार्टोरियस मसल्स वी कंसीडर लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ग्लूटियल मैक्सिमस याद रखना, लार्ज याद रखना। तो ऑल्सो वी कैन कंसीडर लार्जेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज अ ग्लूटियस मैक्सिमम। जब हम बात करें मस्कुलर सिस्टम का, तो माइक्रोबायोलॉजी कैसे बच सकता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट आई वाज पुटेड हियर। दैट इज अ डिवाइस। इस डिवाइस को ध्यान से देखना, इस डिवाइस को देख करके आप मुझे आंसर पुट करिएगा कि क्या है नाम इसका, जिसमें इस तरीके के बॉक्स बने हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट MCQ है,
एक तरीके का मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है, एक तरह का मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है। और आप मुझे बताओगे बच्चों इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम क्या है? यू कैन पुट द राइट आंसर एवरीवन। आपने आंसर पुट किया बिल्कुल, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। और यहां लिख रहा हूं फिर से नॉर्सेट, यहां लिख रहा हूं फिर से नॉर्सेट।